विजन हमारा ये है कि टू मेक शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टिंग अ फर्स्ट चॉइस फॉर इन्वेस्टर. अगर आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, थिंक लॉन्ग टर्म. सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट रेवोल्यूशन लाना चाहिए पाकिस्तान के अंदर. The savings should be your first expense of the month. You can open your online account with a clicks. SIP is basically a systematic investment plan. Indian generally tend to be better savers than Pakistan. जब VPS की अगर मैं बात करूं, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट. लास्ट ईयर हमने जब क्लोजिंग की थी तो उस वक्त अराउंड हमने 250 बिलियन 250 बिलियन पे हमारी क्लोजिंग हुई थी. अस्सलाम वालेकुम, अदील अजहर टॉक्स के एक और एपिसोड के साथ आपका दोस्त मैं अदील अजहर एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ. जो लोग मेरे व्लॉग्स को फॉलो करते रहते हैं, मेरे टॉक्स को फॉलो करते हैं या मुझे रेडियो शो सुनते हैं, उनको इस बात का अंदाजा होगा दैट वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स दैट आई रियली लव टॉकिंग अबाउट इज सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट. यानी पैसे को बचाना और उस पैसे के साथ आखिर करना क्या है, उस पर जो है बात करना. तो आप में से कुछ लोगों को बेनिफिट होता है, कुछ लोग इतना कुछ सुनने के बावजूद उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन खैर एनीवे, आज मैंने सोचा कि आज एक तफसीली डिस्कशन जो है वो इस पर कर लिया जाए. और हाँ, मेरे इस पोजीशन और मेरे सेट की कैमरे की पोजीशन देख के भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज डेफिनेटली मेरे साथ एक मेहमान मौजूद हैं. और उन मेहमान के साथ आज हम जिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट्स पे बात करेंगे दैट इज़ म्यूचुअल फंड्स. जी, तो हमारे साथ इसी टॉपिक में ज़रा बात को अब आगे ले जाने के लिए, बल्कि मैंने सोचा यही कि ज़रा जब अब टॉपिक शुरू हो ही गया है तो फिर व्हाई नॉट इनवाइट द बेस्ट इन द इंडस्ट्रीज जो इस वक्त पाकिस्तान में, जब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट के हवाले से, जो कि बहुत सारे मेरे जैसे, अगर मैं अपनी भी ज़ाती बात बताऊँ आपको, तो मैंने जो अपनी इन्वेस्टमेंट की इस दुनिया में कदम रखा था वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ही रखा था. और उसमें जो पाकिस्तान की नंबर 1 और सबसे बड़ी कंपनी है अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी, उसके इस वक्त मेरे साथ चीफ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर हैं. यानी जिसको भी आपका आगे फ्यूचर में किसी का सेल डिस्ट्रीब्यूशन करा दो, इन्हीं की टीम का पूरे पाकिस्तान में बंदा कोई ना कोई आके जो है वो आपसे परचेजिंग या आपसे आगे सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करवाना पड़ेगा. अब तो वैसे काम डिजिटल भी काफ़ी हो जाता है. लेकिन बहरहाल इस गुफ्तगू को गौर से सुनिएगा, बिकॉज अगर आप इसी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में अब कदम रखना चाहते हैं तो फिर आपके लिए देयर सो मच टू लर्न इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स. सो चलें जी, अपने इस प्रोग्राम अदील अजहर टॉक्स में हम खुशामदीद कहते हैं तला अनवर को. अस्सलाम वालेकुम तला. जी वालेकुम सलाम अदील, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच तला, आप तशरीफ़ लाए. मेरे जहन में ये आइडिया आया कि जी अलमीज़ान से किसी को बुलाना चाहिए, बिकॉज भाई ईमानदारी की बात है, मेरे बड़े दोस्त हैं इस कंपनियों में और हमेशा मुझे बड़ा इनसे जो है हेल्प भी रहती है, तो मैंने इसलिए तला को बुलाया. सो तला, हाउ आर थिंग्स बाय द वे? पहले ये बताइए आजकल माशाल्लाह हालात कैसे चल रहे हैं? देखिए जी, हालात इन टर्म्स ऑफ मैं इंडस्ट्री बात करूं, अल्हम्दुलिल्लाह इंडस्ट्री भी काफ़ी ग्रो कर रही है. मैं अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट्स की बात करूं, वो भी काफ़ी ग्रो कर रही है माशाल्लाह. और इनफैक्ट अगर मैं जनरली, आपको पता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में नंबर्स ही वैल्यू कर रहे होते हैं, तो मैं नंबर्स में अगर बात करूं अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट से, लाइक लास्ट ईयर हमने जब क्लोजिंग की थी तो उस वक्त अराउंड हमने 250 बिलियन 250 बिलियन पे हमारी क्लोजिंग हुई थी. आज की मैं अगर बात करूं, मैं एक साल पहले की बात कर रहा हूँ, और आज अगर मैं बात करूं तो हमने अराउंड 350 बिलियन जो है वो क्रॉस कर लिया है. तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इन अ ईयर्स टाइम हमने 100 बिलियन जो है वो एड अप किया है. तो उसका कोई ना कोई रीज़न होगा. ऑब्वियसली इसमें हमारी परफॉर्मेंस है, हमारी क्रेडिबिलिटी है, प्लस इस वक्त जो ओवरऑल एनवायरनमेंट बना हुआ है उसमें जो हम रिटर्न्स दे रहे हैं तो वो काफ़ी बेनिफिशियल हैं फॉर एनी कस्टमर, फॉर एनी इन्वेस्टर. तला, लेकिन इस जो एनवायरनमेंट बना हुआ है ओवरऑल, वैसे तो एक ओवरऑल बड़ा डिप्रेसिंग एनवायरनमेंट है इकोनॉमी का, और इसमें कोई शक नहीं है, बट बैंकिंग एंड म्यूचुअल फंड्स खास तौर से ये ज़रा इन हालात में चमक रहे हैं और बड़ा स्पार्कल कर रहे हैं. हाउएवर, जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा वो ये कि इज़ इट ओनली अलमीज़ान विच इज़ ग्रोइंग या इज़ इट द एंटायर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो कि इस वक्त ग्रो कर रहा है? देखिए, इसमें अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं, ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, बट ऑब्वियसली कंपटीशन में आपको पता है कि कोई किसी की ब्रांडिंग ज़्यादा बेहतर होती है, किसी की मार्केटिंग ज़्यादा बेहतर होती है, किसी की रीच ज़्यादा बेहतर होती है, किसी की परफॉर्मेंस बेहतर होती है. तो उसी तरह जो डिफरेंट कंपनीज हैं वो भी ग्रो कर रही हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट ग्रो रही है, लेकिन हमारी ऑब्वियसली, जैसे मैं आपको एक और जो बड़ी एग्जाम्पल है, जब लास्ट ईयर हमने क्लोज किया था तो हमारा जो सेकेंड वन था उसके साथ बड़ा हमारा कॉम्पिटिशन चलता था. तो कभी लाइक फ्रॉम लास्ट 4 ईयर्स में अगर बात करूँ तो हमने नंबर 1 पोजीशन को मेंटेन किया. बट जो नंबर 1 पोजीशन होती थी हमारी, वो कभी होता था कि हम 5 बिलियन से ज़्यादा हैं, कभी हम 2 बिलियन से ज़्यादा हैं, कभी 10 बिलियन से ज़्यादा हैं. बट जैसे मैं अभी की बात करूं, रिसेंटली जो हमने सितंबर क्लोजिंग की मैं अगर बात करूं तो सितंबर क्लोजिंग में जो हमारा डिफरेंस है इस मोर देन अराउंड 90 to 100 बिलियन के करीब का हमारा डिफरेंस है. तो ये डिफरेंस रहा है इसमें. ऑब्वियसली मीज़ान का ब्रांड नेम आपको पता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. फिर जो
पेरेंट बैंक है अमीदान बैंक जो है वो एक फिनोमिनल सक्सेस स्टोरी है पाकिस्तान की, राइट, कि जिस तरह की ग्रोथ आपने देखा है कि अमीदान की रही है, इस वक्त जो है पाकिस्तान का मोस्ट प्रॉफिटेबल बैंक है। तो ये सारी चीज़ें मिलके अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें एक तरह की ब्लेसिंग ही है कि हम इस तरह ग्रो कर रहे हैं। आपका अपना ताल्लुक भी काफ़ी तवील, मुझे मीज़ान बैंक में ज़्यादातर लोग जो मिलते हैं, वरना बैंकिंग मैं खुद क्योंकि बैंकिंग से वाबस्ता रहा हूँ, आपको पता है बैंक में लोग ज़्यादा अरसे रुकते नहीं और 2-3 साल बाद कहीं ना कहीं जंप मार के, बट मैंने देखा ये है कि जो मीज़ान ग्रुप के कंपनीज़ हैं वहाँ पे काफ़ी सारे लोग दे स्टिक अराउंड इन द कंपनी फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपका भी काफ़ी तवील सफ़र रहा है इनके साथ? जी, मैंने 2007 में ज्वाइन किया था। अच्छा, ये इसमें ये आपने जो पॉइंट हाईलाइट किया है ये हमारी सेलिंग पिच का एक हिस्सा होता है, बिकॉज मैं अगर सीनियर मैनेजमेंट की बात करूं अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट की, तो उसकी एवरेज एज विद द कंपनी जो है वो मिनिमम 15 ईयर है। फॉर एग्जांपल अगर हम सीईओ की बात करें, शोएब साहब हमारे सीईओ हैं, ही इज़ द फाउंडिंग सीईओ ऑफ अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट। सीआईओ की मैं बात करूं, जो सीआईओ साहब हैं वो 20 ईयर से ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस हो गया विद अलमीज़ान। तो ये बड़ी यूनिक सी स्टोरी है कि वरना आपको पता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काफ़ी स्विचेस होते हैं, स्पेशली आजकल का जो दौर हो रहा है उसमें भी यही है कि लोग ज़्यादा जो है स्टिक करते नहीं है, 3 से 4 साल में स्विचेस कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो ये भी समझे एक यूनिक स्टोरी अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट की और अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है। अच्छा, आपने वैसे 2007 का जिक्र किया, मैं बताता हूँ 2007 ये एक्चुअली वो साल था जब मैंने खुद म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना जो है वो शुरू की थी। और तो आपका और मेरा जो है ना और मेरी भी अलमीज़ान से ही, दिस इज़ वेयर आई स्टार्टेड एक्चुअली। मुझे याद है कि वो एक सेल्समैन ही जस्ट वॉकड इनटू आवर, उस वक्त मैं एक दुबई बेस्ड बैंक के हेड ऑफिस में होता था, और मेरी एक टीम का बंदा था जिसने मुझे कहा था कि बॉस यू शुड डू इट, क्योंकि इसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। ना इस टॉपिक पे हम आगे चल के आएंगे जो टैक्स बेनिफिट म्यूचुअल फंड्स के हुआ करता था, लेकिन बहरहाल नाउ लेट्स कम टू तला जरा से बात करते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के पास, देयर आर मल्टीपल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, व्हाई डू यू थिंक पीपल शुड गो फॉर म्यूचुअल फंड्स? आई मीन मैं खुद भी शेयर्स ले सकता हूँ, मैं सोना भी लेके अपने पास रख सकता हूँ, हम पाकिस्तानियों की फेवरेट इन्वेस्टमेंट प्लॉट लेके डाल दूँ मैं, व्हाई म्यूचुअल फंड्स? अच्छा, इसको मैं अदील आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, इसको मैं कनेक्ट करूँगा। आपने जो भी पहले बात की कि मैंने 2007 से जो है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की। अब मैं अगर आपसे एक सवाल करूं, मुझे भी अगर आप सवाल की इजाजत दें। बिल्कुल जी, मुझे बड़ा मजा आता है जवाब देने में। मैं आपसे ये पूछूं कि आपने 2007 में जब ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, तो डू यू थिंक कि ये मतलब आपने जल्दी स्टार्ट की या लेट स्टार्ट की? अच्छा, अगर आप मुझसे आप पूछेंगे तो मेरी पहली तनख्वाह जो मेरी ज़िंदगी में मिली थी वो 2003 जनवरी में मिली थी। और मुझे कुछ सालों बाद अपनी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मैं बताता हूँ मैंने इक्विटी फंड से स्टार्ट किया था, और मैंने जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के इंतकाल से या उस वाक़े से कुछ, अच्छा उस ज़माने में स्टॉक मार्केट बूम कर रही थी और बड़े अच्छे रिटर्न्स आने शुरू हुए थे, लेकिन फिर मार्केट बैठ गई थी। लेकिन मार्केट ने एक फिर रिबाउंड किया था 2009 के बाद से। अच्छा, उस वक्त मुझे जाके इस बात का एहसास हुआ था। शुरू में मैं रिग्रेट करता था, मुझे कोई छुपाने वाली बात नहीं, मैं कहता था यार इससे बेहतर था मैं कोई टर्म डिपॉजिट में रखवा देता पैसे एंड ऑल। लेकिन मुझे 2009 में जाके ये एहसास हुआ था कि मैंने 2003 में क्यों नहीं स्टार्ट की। एग्जैक्टली, यही मैं पॉइंट हाईलाइट करना चाह रहा था। अगर आप मुझसे भी पूछें तो मैं शायद इस इंडस्ट्री में 2007 में आया हूँ या 2006 के अंदर आया हूँ। तो मुझसे आज अगर आप पूछें तो यार ये मेरी लाइफ में मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा ब्लंडर है वो यही, काश ये जब मैंने फर्स्ट जॉब अपनी स्टार्ट की थी और जो मेरी फर्स्ट सैलरी आई थी, मैं काश उस वक्त जो है एक अपना रेशो जो मैं इन्वेस्टमेंट की तरफ, म्यूचुअल फंड की तरफ कर देता। तो यही मेरा पॉइंट था जो मैं हाईलाइट करना चाह रहा था कि जिस तरह आपने 2007 में स्टार्ट की। तो मेरे ख्याल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो उसके बाद मैं आपके सवाल को कंटिन्यू करना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट्स की अगर हम बात करें, देखें हम पाकिस्तान में जब भी बात करते हैं ना, हम बहुत सारी आपने पता है रेवोल्यूशंस की बात करते हैं। कोई कहता है कि जी एजुकेशन रेवोल्यूशन आना चाहिए, कोई कहता है कि हेल्थ रेवोल्यूशन आना चाहिए, जो पाकिस्तान के हालात हैं उसमें उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब बातें भी सही हैं। मेरे हिसाब से जो है ना, हमें सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट रेवोल्यूशन लाना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए पाकिस्तान में अगर मैं बात करूँ सेविंग रेट की, अगर हम बात करें ना एवरेज, वो अराउंड 7 to 10% का एक सेविंग रेट है। और जितनी भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनका पता है एवरेज सेविंग रेट क्या है, वो अराउंड 24 to 30% ऑफ द जीडीपी। अगर हम बात करें टोटल जी, मैं रिलेवेंट मार्केट की अगर हम बात करें, इंडिया का जो सेविंग रेट है तो वो अराउंड 28 to 30% का है। राइट। तो इससे आपको अंदाजा हो सकता है कि हम कितने पीछे हैं। और इस वक्त जैसे मैंने आपसे बात की कि ऑब्वियसली आपने भी स्टार्ट की इन्वेस्टमेंट, मैंने भी स्टार्ट की। बीइंग अ कराची आइट, अगर हम देखें कराची जैसे शहर में रहते हुए हमें इतनी देर बाद नॉलेज आई इस चीज़ की कि जी इन्वेस्टमेंट और सेविंग जो है वो इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए। बिल्कुल। तो यही एक हमारा समझे एक फिनोमेना रहा है और इसी के ऊपर हम काम भी कर रहे हैं। जहाँ तक अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट्स की बात है, इसमें मैं एक हमारा जो विज़न है, बेसिकली
विजन हमारा ये है कि टू मेक शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टिंग अ फर्स्ट चॉइस फॉर इन्वेस्टर. अच्छा, यही अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश है, हमारी लीडरशिप की भी कोशिश है कि हम यही जो है पर्पस ऑफ जॉब भी बनाएं अपना. यू सी कि जब मैं एक सेल्स क्लोज करता हूं या एक इन्वेस्टर अलमीदान इन्वेस्टमेंट में आता है तो हमें ये फील होता है कि यार हमने ऑब्वियसली पाकिस्तान की एक 98% की पॉपुलेशन है, उसमें हमने एक इन्वेस्टर को अपने जो है शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट की तरफ लेके आ गए. और गोइंग फॉरवर्ड भी हमारा जो भी वर्किंग है वो हमारे विजन के साथ जो है वो रिलेट करती है. और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात पे बड़ा प्राउडली फील करता हूँ कि वी आर इन लाइन विद आवर विजन. जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात करी कि इस वक्त हम लार्जेस्ट प्लेयर हैं इंडस्ट्री के. मतलब जब हमने, मुझे याद है जब अभी कंपनी जब हमारी स्टार्ट हुई थी 1995 में, 28 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त जब कंपनी को इस्टेब्लिश कर रहे थे हमारे सीईओ, तो उस वक्त ये था कि जी जो चैलेंज था वो ये था कि आप कंपनी तो स्टार्ट कर देंगे, इन्वेस्टमेंट भी आ जाएंगे, आप इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ किधर हैं, कहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे होंगे. आज मैं अगर आपसे बात करूं लास्ट 5 इयर्स में जितने भी प्रोडक्ट्स आ रही हैं इस वक्त म्यूचुअल फंड में, मोर देन 80% जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको पता है शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट्स. बिल्कुल ऐसी है. उसका रीज़न ये है कि हमने इस ग्रोथ का जो है हम हिस्सा रहे, उस ग्रोथ के लिए हमने काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम देखें उसके फ्रूट्स जो हैं वो मिल रहे हैं. एब्सोल्युटली. सो नेचुरली इवन अगर हम म्यूचुअल फंड, ठीक है जी, हमने बात की कि हम काश डे वन से स्टार्ट करें. मैं भी थोड़ा बहुत मैं अपने आप को सेविंग इवेंजलिस्ट तो नहीं कहता, लेकिन तला you've been following because Tala has been my radio listener as well, I am assuming, so you know मैंने भी अपनी लाइफ का जो path follow किया है. So I quit my full time job, I'm doing freelance stuff and all, and honestly speaking one of the reasons जो मैं लोगों को भी ये बताता हूँ कि अच्छा, every salaried man wants to लिबरेट फ्रॉम सैलरी. ये एक है, उसको शौक भी बहुत है लेकिन उसमें करने की हिम्मत भी नहीं है. तो जो नए नौजवान बच्चे यूनिवर्सिटी से निकल रहे होते हैं, मैं उन पर ज़रूर फोकस करता हूँ. अभी हाल ही में एक कैंप में मैं गया हुआ था, वहाँ मैंने बच्चों के साथ सेशन भी किया था इस चीज़ के ऊपर, और मैंने उनको समझाया ये था कि बेटा 40 साल के बाद ना आपको एक प्रॉब्लम होगी लाइफ में, और आपको ना एक फील होगा कि यार मैं अपनी ज़िंदगी कब जीऊँगा, बिकॉज 40 एक बड़ा इंपॉर्टेंट. तो मैंने उनको यही बोला कि वन ऑफ द थिंग्स दैट इज़ गोइंग टू गिव यू दिस कॉन्फिडेंस कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ अपनी ज़िंदगी में सर्टेन एज के बाद, वो आपकी सेविंग्स होंगी. कि यार मेरा पोर्टफोलियो क्या है, क्या वो पोर्टफोलियो फ़र्ज़ करें मेरे घर में मेरे चूल्हे को सस्टेन कर सकता है या नहीं. बाकी चीज़ें मैं अपनी करता रहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं से एक सेकेंड, या जिसे आप पैसिव इनकम कहते हैं, तो योर सेविंग कैन बी योर पैसिव इनकम नेचुरली. हाउएवर जो एक प्रॉब्लम आती है हमारे साथ वो ये है कि पीपल रियली डू नॉट, मैंने जो चीज़ देखी है, लोगों को ये नहीं पता कि स्टार्ट कहाँ से करना है, हाउ टू स्टार्ट, वेयर टू स्टार्ट. चलें वेयर तो आप ज़ाहिर है आप मीज़ान से आए हुए हैं, अलमीज़ान से आए हुए हैं, आप अलमीज़ान को ज़ाहिर है आप बोलेंगे, बट देर आर अदर वेरी गुड कंपनीज इन द मार्केट एज वेल, इसमें शक नहीं है. बट हाउ टू स्टार्ट, ये प्रोसेस, ये जर्नी तला स्टार्ट कैसे होती है? देखिए इसमें अब तो आपको पता है डिजिटल का दौर है, और डिजिटली भी अगर हम बात करें तो अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी एग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ डिजिटल. हमने अपनी ऐप भी लॉन्च की है. अब जो है आप डिजिटली जाके अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं. आप जाएं हमारी वेबसाइट पे, वहाँ पे जाके आप जो है यू कैन ओपन योर ऑनलाइन अकाउंट विद अ क्लिक्स. तो ये एक अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए कि जो लोग जो है, सबसे पहले तो ये ना कि जिसको पता ही नहीं है कि ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट होता क्या है, वो जाए हमारी जो ऐप है उसको डाउनलोड करे. उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है. एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो है उसमें काफ़ी मटेरियल दिया है. इसी तरह जो हमारी वेबसाइट है almizangroup.com, उसके ऊपर भी हमने काफ़ी जो है वो मटेरियल दिया हुआ है कि आप पहले लर्न करें कि सेविंग क्या है. देखिए सेविंग इज़ द फर्स्ट स्टेप. पहले तो ये ना कि मैं पहले सेव करूं, उसके बाद फिर मैं जाऊंगा सेकंड स्टेप के ऊपर इन्वेस्टमेंट की. तो पहले तो मैं लर्न करूं कि जी ये सेविंग क्यों करनी है, उसके बाद मुझे इन्वेस्टमेंट्स कहाँ हो सकती है, कौन से एवेन्यूज़ हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है. उसके बाद हमने तो इनफैक्ट अगर आप देखें हमने तो अपनी एडवाइजरी वेबसाइट पे अवेलेबल है हमारे, कि आपको आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपने जहाँ इन्वेस्ट करना है आप डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ में अकाउंट ओपन करें, उसके बाद इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है आपकी. इसके बाद फिर ऑब्वियसली हमारे रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं, हमारे एक एडवाइजरी डिपार्टमेंट है, वो जो है आपको जो है आपके हिसाब से, आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से वो एडवाइस कर रहा होता है. जैसे आपको पता है यू आर ऑल्सो द इन्वेस्टर ऑफ अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट, तो आपको पता है कि हम किस तरह जो है एडवाइस कर रहे हैं. जी बिल्कुल. वो इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से, वो वॉरेन बफेट एक बड़े मशहूर इन्वेस्टर हैं, उनका एक कॉल बड़ा मशहूर है जो कि मैं जब भी अपनी प्रेजेंटेशन कर रहा होता हूँ तो मैं ज़रूर उसमें क्लिक कर आता हूँ कि कहते हैं, उन्होंने कहा था कि डू नॉट सेव व्हाट इज़ लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, बट स्पेंड व्हाट इज़ लेफ्ट आफ्टर सेविंग. तो मैंने जब अपनी कोटेशन बनाई थी वो मैंने ये बनाई थी कि द सेविंग्स शुड बी योर फर्स्ट एक्सपेंस ऑफ द मंथ. यानी तनख्वाह मेरे पास आई, और आज भी इवन इन दिस फ्रीलांस लाइफ दैट आई एम लिविंग तला,
میرے پاس جب جو بھی پیمنٹ آتی ہے میں ہمیشہ اس کا ایک سرٹن ایریا نکال کے اپنا جو انویسٹمنٹ اکاؤنٹ ہے وہاں ٹرانسفر کر دیتا ہوں. اور یہ بیکاز آئی مین یہ ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. سیونگ از اے اسٹیٹ آف مائنڈ. آپ میں یا ڈیولپ کرنی پڑتی ہے یا پھر جن میں نہیں ہوتی ان میں نہیں ہوتی ہے. تو چلیں, میوچل فنڈ کی بھی بہت قسمیں ہوتی ہیں. اب تو ماشاءاللہ آپ لوگوں کا پورٹ فولیو, جس وقت میں نے اسٹارٹ کیا تھا اس وقت تو گنتی کے 2-3 فنڈز ہوتے تھے, عدیل بھائی یہ انویسٹ کر دیں. لیکن اب تو ماشاءاللہ کوئی درجنوں قسمیں آپ لوگوں کی آ گئی ہیں. تو کچھ ذرا روشنی ڈالیے اس میں کہ ایک انویسٹر پوائنٹ آف ویو سے میرے پاس کیا کیا آپشنز اویلیبل ہیں. دیکھیں اس وقت جو ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں میوچل فنڈس کی وہ اویلیبل ہے المیدان انویسٹمنٹس کے بعد. اس میں جو پہلی کیٹیگری جو آج کل جو سب سے پاپولر کیٹیگری ہے اور جو سب سے لوئسٹ رسک کیٹیگری میں اس سے اسٹارٹ کرتا ہوں, ایک ہوتا ہے منی مارکیٹ فنڈ. منی مارکیٹ بالکل, جس میں آپ کو پتہ ہے کہ منی مارکیٹ فنڈ اس وقت جو ہے وہ بڑے اچھے ریٹرن پرووائڈ کر رہے ہیں, اراؤنڈ 19 to 20 to کہیں پہ 20+ کا بھی ریٹرن آ رہا ہے. رائٹ. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جی آپ منی مارکیٹ فنڈ میں لوئسٹ رسک ہے, آپ اس میں انویسٹ کریں. اس میں آپشن آپ کے پاس اویلیبل ہوتا ہے کہ آپ منتھلی انکم اگر کسی کو چاہیے تو اپنے پیسے وہ انویسٹ کرتے, 10 لاکھ روپے انویسٹ کیے اس کے بعد کو منتھلی انکم ملنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ایک آپشن بڑا اس وقت پاپولر بھی ہے اور اس وقت ریکمینڈیڈ آپشن بھی ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک ہوتا ہے ہماری کیٹیگری انکم فنڈس کی. انکم فنڈ میں بھی یہی ہے. انکم فنڈس کے میں اگر ریٹرن المیدان کے بات کروں تو اراؤنڈ 20 to 21% کی رینج کے ایک ریٹرنز جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں. تو اس میں جو ہے اگر میں رسک کے پوائنٹ سے بات کروں ایز کمپیئر ٹو منی مارکیٹ, تو اس میں کہیں پہ لوور رسک ہے, کہیں پہ میڈیم رسک ہے. اس میں جنرلی ہم جو ہے سکوک وغیرہ میں انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایک آپشن آپ کے پاس اویلیبل یہ بھی ہے ان ٹرمز آف ریٹرن. ٹھیک ہے. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ ایک یونیورسل فارمولا ہے ہائی رسک ہائی گین لو گین. تو جو تھرڈ کیٹیگری ہے وہ ہے ایکوٹی کی کیٹیگری, اسٹاک مارکیٹ کیٹیگری. اس میں بھی ہم اس وقت اگر میں اسٹاک مارکیٹ فنڈس کی بات کروں, ہمارا ایک اسٹار فنڈ ہے میزان اسلامک فنڈ, MIF, جو بڑا پاپولر فنڈ ہے. لیکن انفیکٹ وہ میں اسٹار اس لیے کہتا ہوں تو ایک زمانے میں جب میں 2007 اور 2008 کی بات کر رہا ہوں, تو جب کسٹمرس کے پاس جاتے تھے وہ یہ کہتے تھے المیدان انویسٹمنٹ سے نہیں, وہ کہتے تھے MIF سے آئے ہیں. وہ اتنا زیادہ پاپولر تھا. صحیح بات ہے. اس کا جنرک برانڈ اس وقت الحمدللہ مارکیٹ بھی بڑے اچھی پرفارم کر رہی تھی, ریٹرن بھی بڑے اچھے تھے. تو اس میں ایکوٹی سائڈ پہ ہماری جنرلی جو ہے دیکھیں جو ہماری ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں اپنے انویسٹرس کو وہ یہی ہوتی ہے کہ جی اسٹاک مارکیٹ فنڈ میں جب آپ جائیں تو اپنا مائنڈ سیٹ ایک بنا کے آئیں کہ لانگ ٹرم کے لیے ایٹ لیسٹ جو ہے وہ آنا چاہیے. اراؤنڈ 5 to 10 ایئرس کا آپ کا ہورائزن ہے مارکیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. تو آپ اس والے اپنی اماؤنٹ کو وہ آپ اسٹاک مارکیٹ فنڈ پہ جائیں. تو یہ ایک کیٹیگری ہے. اچھا اس کیٹیگری کے لیے میری ایک اور سجیشن ہوتی ہے کسٹمرس کے ساتھ یا اپنے انویسٹرس کے ساتھ یا آپ کی جو جتنا آڈینس ہیں ان کے پوائنٹ آف ویو سے کہ اسٹاک مارکیٹ میں جب بھی انویسٹ کریں تو ریگولر انویسٹمنٹ بڑی ضروری ہے. رائٹ. کہ آپ ہر منتھ اگر آپ انویسٹ کر رہے ہوں گے ریگولر بیسس پہ تو کبھی آپ کو ہائی مل رہا ہوگا, کبھی آپ کو لو مل رہا ہوگا مارکیٹ کا, بٹ ان دی اینڈ آپ جب دیکھیں گے آفٹر 2 years 3 years اپنے پورٹ فولیو کو جو سب سے بیسٹ ریٹرن ہے وہ آپ کو یہی والا پورٹ فولیو دے رہا ہوگا. تو ایک تو یہ کیٹیگری ہوگی جیسے میں نے اسٹارٹنگ کی لوئسٹ رسک ہے, پھر میں نے انکم فنڈ بتایا, پھر اسٹاک مارکیٹ فنڈ کیا ہے آپ کو بتایا, پھر اس میں ہمارے پاس بیلنس فنڈ بھی اویلیبل ہے. بیلنس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جی 50% آپ اسٹاک میں چلے جائیں, 50% فکس انکم سائڈ کے اوپر چلے جائیں. پھر ہم نے وی آر دا اونلی کمپنی ہو لانچ فرسٹ ٹائم ان پاکستان شریعہ کمپلائنٹ گولڈ فنڈ. ہمارے پاس میزان گولڈ فنڈ بھی اویلیبل ہے. اچھا یہ بڑی اچھی پروڈکٹ ہے. اس پروڈکٹ کو ہمارا جو کانسیپٹ تھا وہ اسپیشلی پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے تھا. ایک تو آپ ڈالر کو اگر آپ نے ہیج کرنا ہے تو آپ گولڈ میں کر سکتے ہیں, پلس اگر ہم سوشل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو گولڈ جو ہے اسپیشلی فیمیل میں یا فیملیز میں بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ رول پلے کر رہا ہوتا ہے اور ہر کوئی گولڈ میں انویسٹ کر رہا ہوتا ہے. اچھا اس میں جو کراچی کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں بلکہ اب تو ہم پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں کہ سیکیورٹی کا بڑا ایشو ہے کہ میں نے گولڈ تو پرچیز کر دیا اور میں رکھوں گا. تو اسی کانسیپٹ کو لے کے ہم نے میزان گولڈ فنڈ لانچ کیا تھا اور اس میں ہم مرکنٹائل ایکسچینج پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کے تھرو ہم کام کر رہے تھے. اور ہم اس وقت بڑی پاپولر پروڈکٹ ہے لیکن انفارچونیٹلی اس وقت وہ انویسٹمنٹ کے لیے اویلیبل نہیں ہے بیکاز اس کی اویلیبلٹی گولڈ کی چیلنج ہوتی ہے, ہمارے لیے چیلنج ہے. تو کبھی وہ اوپن ہو جاتا ہے پھر وہ بند ہو جاتا ہے, جیسے یہ پھر اوپن ہوتا ہے پھر ہم اناؤنس کرتے ہیں. تو یہ کیٹیگری بھی اویلیبل ہے, ہمارے پاس انویسٹرز موجود ہیں جو گولڈ فنڈ میں بھی کر رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ پھر ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک سیریز لانچ کی تھی فکس ٹرم اور فکس ریٹرن کی جو ہے کیٹیگری ہم نے لانچ کی تھی, کیونکہ جنرلی آپ کو پتہ ہے لوگ بینک کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی بینک میں تو فکس ٹرم کا بھی فنڈ ہوتا ہے, گارنٹی بھی پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. اس میں ہمیں ہمارا جو ریگولیٹر ہے سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان, جتنی بھی پاکستان میں میوچل فنڈ کمپنیز ہیں اس نے الاؤ کیا کہ آپ جو ہے فکس ٹرم یا فکس ریٹرن جو ہے پلانس بھی آپ لانچ کر سکتے ہیں. تو وہ ایک بڑی اچھی گروتھ ہوئی ہے, اس طرح کا بھی پلان ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سرٹن پیریڈ کے لیے وہ اوپن ہوتا ہے فنڈ اور ایک ڈیوریشن ہوتی ہے 6 مہینے سال بھر کی. اس وقت جو ہے جب
ओपन होता है, कस्टमर इन होता है, उसके बाद वो लॉक हो जाता है, और उसमें एक हम लॉक इन पीरियड के ऊपर जो है एक हम रिटर्न जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। एक तो अब मैंने अगर मनी मार्केट हमने कर लिया, फिक्स इनकम कर लिया, स्टॉक मार्केट कर लिया, बैलेंस कर लिया, हमने जो कम्युनिटी फंड की मैंने आपसे बात करनी, मीज़ान गोल्ड फंड जो फिक्स टर्म रिटर्न हमारा हो गया। इसके अलावा जो बाकी जो जितनी भी कैटेगरी थी वो इसी को कहीं मिक्स करके जो है वो रिटर्न जो है वो फंड जो है बन रहा होता है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है वो एक पेंशन फंड विच इज़ VPS, जो हमने ब्रांड किया हुआ है, वो हमने किया हुआ है एज एन मीज़ान तहफ़्फ़ुज़ पेंशन फंड, जो हमारे क्या कहते हैं प्रोडक्ट का नाम है। और ये मतलब SEC ने अलाउ किया था 2007 में, दोस्तों हमने लॉन्च किया था। और उस वक्त अराउंड हम देखें ओवरऑल मार्केट जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का मार्केट साइज है, इट्स अराउंड 1.8 ट्रिलियन, जिसमें से पेंशन फंड जो है वो अराउंड 52-53 बिलियन का। यानी अभी इसमें गेम इतनी ऑन हुई नहीं है इसकी अवेयरनेस वाला, वही लैक ऑफ अवेयरनेस वाली बात है। मैं तला यहाँ पे आपको ना रोकूंगा ज़रा, आपकी एडवर्टाइजिंग, बिकॉज सिंस वंस यू बिकम एन इन्वेस्टर इन अ कंपनी आपके साथ, तो आपके पास उनके नोटिफिकेशंस भी आ रहे होते हैं। इन्होंने अल-मीज़ान की ऐप का जिक्र किया, बहुत अच्छी, इट्स अ वेरी डिटेल्ड ऐप, पूरा उसमें टेबल शेबल चार्ट्स बने हुए आ रहे होते हैं। इनका एक नंबर ही अक्सर शेयर कर रहे होते हैं और मैं वो देख के ना बड़ी ठंडी आहें भरता हूँ, और वो दैट इज़ अबाउट अल-मीज़ान म्यूचुअल फंड का इन्होंने जिक्र किया। तो आपका जो इक्विटी फंड है, इसमें एक नंबर आ रहा होता है रिटर्न सिंस इंसेप्शन। वो मैं देख रहा था अगर इन्होंने ये लॉन्च किया था 1995 में, राइट, 5,529% रिटर्न आया इसमें सिंस 1995। यानी अगर मैं ₹1 इन्वेस्ट करता उस वक्त, तो आज उसकी वैल्यू 5,500 रुपये हो गई होती। मैं अक्सर मेरे जहन में ख्याल आता, उस वालिद साहब भी हमारे हयात थे, और मैं सोचता रहा यार वालिद साहब कोई 1 लाख रुपए उस वक्त लगा देते अगर 1995 में, तो आज वो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 5,525, तो पता नहीं हम क्या कर रहे होते। अगर आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, थिंक लॉन्ग टर्म, बहुत आगे का सोचें आप, यानी अपने बच्चों का सोचें। तो मेरे बच्चे भी यहाँ बैठे हैं स्टूडियो में, बच्चों का सोचें आप अपना, एंड इन्वेस्ट इन दिस, इट इज़ गोइंग टू गिव यू द रिटर्न, जितने हालात बुरे हैं। अच्छा, अभी आप देखें 2003 से कितने क्राइसिस आए पाकिस्तान में, हमारी अपनी ज़िंदगी में पिछले 20 साल में हमने कोई 4-5 इकोनॉमिक क्राइसिस तो देख लिए हैं। सो हर कहते हैं ना मुश्किल वक्त के बाद एक अच्छा वक्त भी आता है, सो ज़रा इसको इस तरह भी सोचना चाहिए। पेंशन फंड का जिक्र आपने किया। अच्छा, एक ज़माने में मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ तला, मैं बार बार अपने से इसलिए रेफ़र कर रहा हूँ बिकॉज ज़ाहिर है इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स, अल-मीज़ान हैज़ बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। आई मीन आई डोंट वर्क फॉर देम, लेकिन मैंने इन्वेस्ट के लिए ज़ाहिर है इनका ही प्लेटफॉर्म यूज़ किया था और कर रहा हूँ अभी भी। मुझे जिस चीज़ ने पहली बार अट्रैक्ट किया था वॉज द टैक्स बेनिफिट। सैलरीड बंदे के लिए टैक्स में अगर आपको कहीं से छूट मिल जाए, कोई आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाए एंड ऑल, वो बड़ी अच्छी चीज़ होती है। लेकिन अब से तकरीबन कोई 1.5 साल पहले जो हुकूमत थी, उन्होंने ये टैक्स का जो बेनिफिट था वो ख़त्म कर दिया था। मुझे पहले आपसे 2 सवाल मैं पूछता हूँ कि इससे क्या म्यूचुअल फंड की ग्रोथ में, तो मुझे अब नंबरों से लग रहा है कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था, शायद ऐसे ही है क्या? एग्जैक्टली देखिए, ये पहले जो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता था, जो मेजर बोल्ड पॉइंट था म्यूचुअल फंड का बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, उसमें टैक्स रिबेट होता था। सेक्शन 62 के तहत अगर आप इन्वेस्ट करते थे म्यूचुअल फंड में तो आपको टैक्स रिबेट मिलता था। उस वक्त लॉ ये था कि 20% ऑफ योर टैक्सेबल इनकम, ठीक है, और 2 मिलियन विच एवर इज लोअर आप इन्वेस्ट करें तो आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स रिबेट मिलता था। ठीक है, वो खत्म हो गया। खैर अनफॉर्चुनेटली उसका इफेक्ट मैं इंडस्ट्री पे देखूं तो एज सच इंडस्ट्री पे नहीं आया जिस तरह की आप ग्रोथ देख रही हैं, लेकिन एक इन्वेस्टर जो पहले टैक्स रिबेट ले लेता था, अपनी टेक होम सैलरी को थोड़ा इंप्रूव कर लेता था, उसके लिए एक ऑब्वियसली बेनिफिट नहीं था। लेकिन अभी भी अगर हम देखें सेक्शन 63 पे जो वॉलंटरी पेंशन स्कीम है उसके अंदर अवेलेबल है, राइट। उधर भी लॉ ये कहता है कि आप 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम अगर आप इन्वेस्ट करें विदाउट एनी कैपिंग पेंशन फंड में, तो आपको अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स पे जो रिबेट मिल रहा होता है, राइट। अच्छा, अब इसमें तो इस तरह की सिचुएशन है कि आप साल में 12 सैलरीज ले रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली इसमें ये इस तरह की सिचुएशन है कि आप समझे 13 सैलरीज ले रहे हैं, अगर आपने टैक्स को पूरा जो है आप यूटिलाइज करते हैं या आप अपना रिड्यूस कर लेते हैं। अच्छा, VPS की अगर मैं बात करूँ, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट, बिकॉज वही वाली बात कि हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जनरली लॉन्ग टर्म के लिए सेव लोग नहीं कर रहे होते। ये प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट ही ये था। प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट ये था कि आप जो है अपनी रिटायरमेंट के लिए जो है वो सेव करें, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में होता क्या है, आपकी जो एक वर्क लाइफ है, वर्क लाइफ के अंदर जो है आपकी ऑब्वियसली इतनी लाइबिलिटीज़ होती हैं लोगों की, बच्चों की शादियां हैं, एजुकेशन है, सब चीज़ें, उसमें जो भी सैलरी बोनस आ रहा होता है वो आप जो यूटिलाइज कर रहे होते हैं। फिर एक प्रोविडेंट फंड जमा होता है।
अच्छा, यहाँ तो ये होता है, आपको पता है पाकिस्तान में लोग प्रोविडेंट फंड से भी पैसे निकाल लेते हैं जी। और इन दी एंड जब रिटायर होते हैं तो पता चलता है कि अगर एक आदमी की, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 लाख या 3 लाख रुपए सैलरी है, तो वो रिटायरमेंट के बाद उसको वो मैच नहीं कर पाता अपने लाइफस्टाइल को। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अगर हम सोशल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पहले ये होता था, आपको पता है जनरली जो है एक जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था। जॉइंट फैमिली सिस्टम में मैनेज कर लेते थे लोग। अब ज़्यादातर लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट रह रहे होते हैं। तो उसमें ये होता है कि अब आप अगर रिटायर हो गए और आपके पास पैसे नहीं है, तो आप किस तरह अपनी लाइफ स्टाइल को मेनटेन करें। बिल्कुल ऐसे। ये कॉन्सेप्ट था हमारा। उस कॉन्सेप्ट के तहत हमने प्रोडक्ट भी लॉन्च की थी। अब उसमें बेनिफिट भी यही है कि आप अपनी वर्क लाइफ में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो एट द एज ऑफ रिटायरमेंट, एक तो आपको करंट बेनिफिट ये मिल रहा है, आपको टैक्स रिबेट मिल रहा है। ठीक है। तो आपने अपनी जो ओवरऑल इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम, वो आपने इंक्रीज कर ली जस्ट बिकॉज ऑफ द टैक्स रिबेट। बिल्कुल ऐसे। उसके बाद जो रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट पे आपके पास जाके एक लमसम अमाउंट आपके पास आ जाती है। इसमें होता ये जनरली कि मैं ज़्यादा टेक्निकल उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन 50% आपकी जो अमाउंट है वो टैक्स फ्री मिल जाती है एट द एज ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है। रिटायरमेंट एज इज अराउंड 60 to 70 की रिटायरमेंट एज डिफाइन की ये डिसाइड कौन करता है? ये कस्टमर अकाउंट खोलते हुए बताएगा कि मुझे रिटायरमेंट बेनिफिट इस एज पे चाहिए, या आप डिसाइड करते हैं? कौन करता है? देखिए, इसमें होता है कि जो रिटायरमेंट एज है 60 पे जाके, तो वो वैसे ही रिटायरमेंट, ये वॉलंटरी रिटायरमेंट है। ठीक है। वो अगर जॉब भी कर रहा है तो अगर 60 पे रिटायरमेंट क्लेम करना चाहे हमारे पास, He can claim it. ही कैन क्लेम इट। ठीक है। तो 50% उसको टैक्स फ्री मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम एजम्पशन ले लेते हैं कि एक आदमी अगर साल के 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, राइट, और उसकी एट द एज ऑफ रिटायरमेंट उसके 1 करोड़ रुपए उसकी वैल्यू हो जाती है, बिकॉज उसमें कंट्रीब्यूशन भी है, उसमें रिटर्न भी आ रहा होगा। तो जब वो 1 करोड़ की वैल्यू, अब वो कहता है कि मुझे रिटायरमेंट के वक्त जो है मैं रिटायरमेंट क्लेम करूँ, तो 50 लाख रुपए टैक्स फ्री मिल जाएगा। बाकी जो 50 लाख रुपए उसका हम मंथली इनकम प्लान टिल द एज ऑफ 70 का जो इसका बना देते हैं। ठीक है। तो ये अब उसमें आप देखिए 2 चीज़ें हो रही हैं। जब आप रिटायर हो रहे हैं, एक लमसम अमाउंट भी आपको मिल गया, राइट, प्लस आपको मंथली इनकम जो आपको अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, बेहतरीन, वो आप उसको भी मैनेज कर रहे हैं। ठीक। अदरवाइज अगर आप देखें, होता क्या है, देखें आप पाकिस्तान, हमारी जो है ना वो साइकी यही है कि पैसे जैसे ही आते हैं हम खर्च कर देते हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो वो अगर अब आपको फोर्स सेविंग, एक सिस्टमेटिक वे ऑफ सेविंग आपको मिल रही है, तो ऑब्वियसली दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट। अगर हम देखें पाकिस्तानी मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली जो एम्प्लॉयज हैं, जो सैलरीड क्लास की मार्केट, उसके लिए आइडियल प्रोडक्ट है। ठीक। इसमें एक और जो अदील बड़ा मजेदार मेजर बेनिफिट है ना, वो तकाफुल का भी है। हम फ्री ऑफ कॉस्ट तकाफुल भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। राइट, कि जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसके हिसाब से हम आपको तकाफुल की जो है सर्विस भी दे रहे होते हैं। तो खुदा ना खास्ता इन केस ऑफ डेथ, कुछ नहीं पता, आपको पता है लाइफ का, डिसेबिलिटी की केस में भी हम जो है आपको तकाफुल भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। राइट, वो कंपनी अलमीदान इन्वेस्टमेंट अपने पास से जो है वो प्रोवाइड कर रही है। तो ये कितनी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है कि जिस पे लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। एब्सोल्युटली। इसका इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड क्या होता है, यानी कितने अमाउंट से तला मैं स्टार्ट कर सकता हूं? 1000 रुपीज से आप जो है 1000 रुपीज 1000 रुपीज से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और जिस तरह हिसाब से चाहें, जो पॉकेट आपकी इजाजत देती है, उस हिसाब से जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। राइट, इसमें जनरली अधील हम कहते ही हैं, देखिए जो सेविंग की हमने स्टार्टिंग की में भी जो बात की, इन्वेस्टमेंट्स की, सेविंग की, डिफरेंट फार्मूलेज हैं। अगर हम देखें इंटरनेशनली ना, कि आप कोई कहता है कि जी 80-20 होना चाहिए, 70-30 होना चाहिए, कि आपको जब आपकी सैलरी आए, जो इनकम आए, तो आपने 30% उसका जो है निकाल के सेव कर। जैसे आपने बात की वॉरेन बफेट की, बात की, तो उसमें ये 30% आपने, जिस तरह आपने क्या कहते हैं, आपने देना है, बिजली का बिल देना है, यूटिलिटी का, आपने जो है पानी का बिल देना है, आपने जो भी बिल्स, ग्रोसरी के अमाउंट आपने अलग करनी है, तो सबसे पहले आप अपनी सेविंग की जो अमाउंट है ना, वो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट अलग कर दें। तो वो डिपेंड करता है हर एक की पॉकेट के ऊपर। इसमें आप 70-30 का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, 70-20 का भी लगा सकते हैं, लेकिन यही चीज़ जो है आपकी लॉन्गर रन में जो है वो आपके लिए जो बेनिफिशियल हो रही होती है। इसका क्या कुछ ये भी, जैसे फर्ज करें, जैसे ऐसे आई एम 43 राइट नाउ, सो मैं अगर इसमें एंटर होना चाहता हूँ इस प्रोडक्ट में, सो मुझे शुरू में बताना ये पड़ेगा जी कि मुझे 60 में, या मुझे इसी वक्त बताना पड़ेगा कि मुझे इस एज तक इस फंड में इन्वेस्ट करना है, ये जो पेंशन फंड है? इसके अंदर कोई मतलब आपको ये नहीं बताना कि आप तो रिटायरमेंट एज के ऊपर जो है आप 60 के ऊपर जाके आप क्लेम, जैसे मैंने बताया पहले, क्लेम जो है रिटायरमेंट आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। बट जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आप जब चाहे कर सकते हैं, इस पर जो पॉकेट, आप चाहे मंथली करना चाह रहे हैं मंथली कर लें, आप साल में करना चाहें साल में कर सकते हैं। रिटायरमेंट क्लेम आप 60 के बाद ही कर सकते हैं, 60 के बाद क्लेम कर सकता हूं। तो अब आपकी डिपेंड करता है पॉकेट के ज़्यादा क्या देती है आपकी, कितने आपके पास जो है इस वक्त लिक्विडिटी अवेलेबल है, और कितना आपने टैक्स रिबेट। 2 चीज़ें हैं, देखिए वैसे तो मेजर बेनिफिट टैक्स रिबेट का है सैलरी क्लास के लिए, लेकिन मैं तो कहता हूँ बाय फोर्स हमें इस प्रोडक्ट में आना चाहिए। राइट, जिसको टैक्स रिबेट नहीं भी मिल रहा है, या वो टैक्स का तो जो रिबेट तो एक एडिशनल एडवांटेज है, बट फॉर लॉन्ग टर्म सेविंग अपनी रिटायरमेंट के लिए तो ये पैसे जमा करने चाहिए ना, जिसमें आपको रिटर्न अच्छे मिल रहे हैं। इसमें डिफरेंट प्लान हैं हमारे पास, इसमें इन्वेस्टर्स के रिस्क एपेटाइट के हिसाब से हमारे प्लान हैं।
हमारा हाई वोलेटाइल प्लान है जिसमें स्टॉक भी है अराउंड 80%, 20% फिक्स इनकम साइट है. इसमें हमारे पास मीडियम वोलेटाइल प्लान भी है, लोअर भी है, और लोअर में हम जीरो स्टॉक के अंदर जा रहे होते हैं. तो डिफरेंट इस तरह के प्लान है कि जिसके अंदर जो है हम जो है इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट्स करवा सकते हैं. राइट. सो यानी एंड में फिर बेनिफिट मुझे एक लमसम भी अमाउंट मिलेगा एंड आई विल बी गेटिंग समथिंग मंथली देयर एज वेल. सो देयर इज अ डुअल बेनिफिट. और तकाफुल का भी जो आपने जो है उसमें यहाँ बेनिफिट बताया विच इज आई थिंक अ वेरी important thing. इसमें अगर आपसे अपनी ओवरऑल हम देखें कि मार्केट शेयर जो है अलमीदान इन्वेस्टमेंट का इस पूरी इंडस्ट्री में पेंशन फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से अराउंड 35% का जो है मार्केट शेयर है, और जो इस्लामिक पेंशन फंड इंडस्ट्री है उसमें हमारा मार्केट शेयर मोर देन 15%, 50%, मोर देन 50%, अराउंड 18 बिलियन प्लस के जो है हम जो है वो फंड मैनेज कर रहे हैं ओनली इन पेंशन फंड. ऑलराइट. तलब ज़ाहिर है ये सारी इन्वेस्टमेंट्स और ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है समथिंग वी शुड हैव कवर्ड एट द वेरी स्टार्ट, और वो ये है कि आई थिंक हम जिस इकोनॉमिक सिचुएशन से इस वक्त गुजर रहे हैं, आर जनरेशंस इन पाकिस्तान हैजंट सीन दैट. आई मीन 40% इन्फ्लेशन. हु वुड हैव थॉट कि पाकिस्तान इन हालात से भी गुजरेगा. मुझे याद है आज से कोई 1.5 साल पहले जब इस इकोनॉमिक क्राइसिस वाज ऑन द होराइजन, तो मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा था, अदील हाउ मच डू यू थिंक इन्फ्लेशन पाकिस्तान में टच करेगा. मैंने कहा यार मैक्स 20-21% चला जाएगा. आई थिंक ये हमारे यहाँ जो कौम को आदत है कि पैसे अपने अलमारियों में रखना और अपने बिस्तरों के नीचे और अपने तकिए के गिलाफ में जो है घुसाना, उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि ये इन्फ्लेशन पिछले 1.5 साल में उनके कैश वैल्यू कितनी खा गया है. सो म्यूचुअल फंड ऑफर्स अ गुड, कहते चाहिए कि एक शील्ड एक बन के सामने आता है इसमें. ये एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है ऑफ इन्वेस्टिंग. जी अदील, आपने बड़ा करेक्टली जो है ये वाला पॉइंट इन्फ्लेशन का, बिकॉज इन्फ्लेशन को तो कहते हैं जी इन्फ्लेशन इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ योर सेविंग्स. यस. अच्छा, अब इसकी मैं आपको नंबर्स में अगर हम थोड़ी सी बात करें बिल्कुल कि, और कंजर्वेटिवली हम चलते हैं थोड़ा, एक 10 लाख रुपए है मेरे पास अगर, और आज 10 लाख रुपए को मैं कहीं इन्वेस्ट नहीं करता फॉर एग्जांपल, सही, मैंने वो वाला आप जो कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, लोग जो है अलमारियों में पैसे रख लेते हैं या करंट अकाउंट में रख लेते हैं, तो 10 लाख रुपए का आपको आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे और आपने रखा हुआ, तो आज की मैं कंजर्वेटिव चले वैल्यू, अभी तो आपको पता है जो सितंबर के नंबर थे वो अराउंड 31% के थे इन्फ्लेशन के ना, तो मैं कंजर्वेटिवली 25% का इन्फ्लेशन नंबर रख लेता हूँ. तो आपको पता है वो 10 लाख रुपए आफ्टर 10 ईयर्स वो उसकी क्या वैल्यू होगी विद इन्फ्लेशन रेट ऑफ 25%, इट्स अराउंड 50,000 रुपीज़. तो यू कैन सी कि 10 लाख जो हैं वो उस इन्फ्लेशन रेट 50,000 बन जाते हैं. 50,000 यानी आपकी परचेजिंग पावर आफ्टर 10 ईयर्स अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट सही नहीं की, तो आपकी जो 10 लाख रुपए उसकी वैल्यू क्या बन जाती है. अब इसी चीज़ को अगर आप इन्वेस्टमेंट पे ले लें कि वही 10 लाख रुपए आप ने आज के चल, जैसे मैंने आपको बताया 20% के रिटर्न चल रहे हैं, 18% का हम कंजर्वेटिव रिटर्न ले लेते हैं. अगर आपने किसी 18% वाले फंड में इन्वेस्ट कर दिया है तो 10 लाख रुपए, वो आफ्टर 10 ईयर्स उसकी वैल्यू क्या है, वो 5.2 मिलियन की है. 52 लाख रुपए की उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू. तो आप यू कैन सी द डिफरेंस ऑफ इन्फ्लेशन एंड द इन्वेस्टमेंट वैल्यू. तो ये कितना बड़ा डिफरेंस है, जो लोग, अगेन वही वाली बात है, लोग बेचारों को पता नहीं होता कि इन्फ्लेशन जो है वो किस तरह का इफेक्ट उनको दे रहा है. और जिस तरह इस वक्त तो आपको पता है एक्सेप्शनल सिचुएशन है जो आपने बात की, पहले इस तरह का इन्फ्लेशन देखा नहीं पाकिस्तान में, और इस वक्त जो इन्फ्लेशन है और हर एक जो है अफेक्ट है, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास, हर एक जो है इसके अंदर जो इस वक्त जो सिर्फ सुपर रिच लोग होंगे ना, शायद सुपर रिच भी एक आप दुनिया के हर मुल्क में आटे में नमक के बराबर होते हैं, शायद उनको ही फ़र्क ना पड़ रहा हो. अपर मिडिल क्लास, मैं अगर अपने आप की भी बात करूं, मैं अनटिल लास्ट ईयर समझता था दैट आई एम, बल्कि ऑनेस्टली स्पीकिंग पिछले साल भी मुझे इस चीज़ का इतना एहसास नहीं हो रहा था. इस साल इट इज़ हिटिंग मी हार्ड नाउ. इन्फ्लेशन, हम ऑफ एयर शो से पहले भी बात कर रहे थे कि मैं खुद अपने लाइफस्टाइल में कितनी मॉडिफिकेशन लेकर आया हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि यार मैं अपनी वो सेविंग्स जो है वो कंटिन्यू कर पाऊँ. और एक और जो पॉइंट है वो ये कि चलें, अल्लाह ना करे कि अगले 10 साल तक 25% इन्फ्लेशन ना हो, इसका हम आधा कर लें. पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन 10-11% पे होता है, आप वो भी कर लें तो फिर आपकी जो वो 10 लाख की इन्होंने बात की है वो 50,000 नहीं, वो 1,25,000 रुपये रह जाएगी वो वैल्यू. आप ये देख लीजिए 50,000 ना भी हो, और इन्वेस्टमेंट अगर रिटर्न चले 18% नहीं भी मिलता आपको, इवन दो मैं मीज़ान इस्लामिक फ़ंड का लॉन्ग टर्म रिटर्न देख रहा था तो 15-16% के आसपास कहीं आता है, उसको भी आप कंजर्वेटिव कर लेंगे, यू विल स्टिल बी मच बेटर ऑफ. कोई कंपैरिजन ही नहीं है मेरा ख्याल से. इसमें ऑन अ लाइटर नोट अदील, मैं अगर वो जो आपने बात की
کہ کون افیکٹ نہیں ہو رہا ہوگا. اس میں آپ نے ڈفرینٹ میمز بھی بن رہی ہوتی ہیں کہ یا تو آپ اتنے پیسے کما لیں کہ آپ کو چلغو سے سستے لگنے لگے. تو ایگزیکٹلی صرف ان کے لیے انفلیشن میرے خیال میں جو ہے ان کو افیکٹ نہیں کر رہا ہوگا, ادروائز پاکستان کی میجورٹی آف دا پاپولیشن جو ہے اس کو وہ انفلیشن جو ہے وہ افیکٹ کر رہا ہے. ایبسلیوٹلی نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. اینڈ ایک اور بھی جو بہت بڑا فیکٹر ہے جو میں لوگوں سے تھوڑا کمپیشنیٹ ہو کے سیونگس کی بات کرتا ہوں, وہ یہ کہ سیلریڈ کلاس میں کیا کوئی بندہ ایسا ہے. میں ابھی ایک ملٹی نیشنل میں گیا تھا ریسنٹلی ٹاک کرنے, اور میں نے وہاں پہ یہ سروے کیا تھا کہ اینی ون ان یو, جو کہ بڑی اسٹیبل کمپنی ہے اور دنیا کی ون آف دا بیسٹ اینڈ بگیسٹ کمپنیز ہے, ہاؤ مینی آف یو آر شیور کہ آپ اگلے 6 مہینے بھی اس جاب میں ہوں گے. یعنی ہم نے دیکھا نا پاکستان کے بڑے بڑے بینکس, میں خود بینکنگ کا پارٹ رہا ہوں 12 سال, بڑے بڑے بینکوں میں کٹوتیاں ہوئی ہیں, لوگوں کو نوکری سے نکالا گیا ہے, سینئر پوزیشنس پہ نکالا گیا ہے. اینڈ پیپل ہو ہیڈ, جو سیو نہیں کرتے تھے, ان کو اپنے بچوں کی فی پے کرنے میں 2 سے 3 مہینے میں پرابلم ہونا شروع ہو جایا کرتی تھی. تو اس کو ذرا کمپیشنیٹ گراؤنڈس پہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. اس لیے بہرحال چلا, لیکن ظاہر ہے جو ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پہ آ جاتا ہے وہ یہ کہ جو ہم نے آئی تھنک اس ڈسکشن سے اگر کوئی بندہ کوئی چیز سیکھ سکتا ہے کہ ضروری نہیں ہے. اچھا, ہمارے ذہن میں یہ بھی تو ایک پوائنٹ آتا ہے نا, انویسٹمنٹ کرنی ہے 20 لاکھ روپے لگانے ہوں گے, 25 لاکھ روپے لگانے, میرے پاس تو اتنے پیسے ہیں ہی نہیں. ایک کانسیپٹ ہوتا یہ بھی ہے نا, اس کا ٹیکنیکل نام کیا ہوگا وہ آپ کو پتا ہوگا, لیکن کہ ہر مہینے چھوٹا اماؤنٹ ہی انویسٹ کرتے رہیں تو وہ جیسے کہنا چاہیے کہ جو سنو بالنگ افیکٹ ہوتا ہے وہ اگلے 20 یا 15 سال میں بہت بڑا ہو جاتا ہے. طلع جی عدیل, یہ جو آپ چھوٹی انویسٹمنٹس کی بات کر رہے ہیں اور ریگولر انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں, میوچل فنڈس کے پوائنٹ آف ویو سے یا انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے یہ آپشن اویلیبل ہے. رائٹ, یہ کہلاتا ہے سیپ. سیپ از بیسکلی اے سسٹمیٹک انویسٹمنٹ پلان, SIP. اگر ہم SIP ایگزیکٹلی. تو اور یہ اگر ہم انڈیا کی بات کریں, انڈیا میں تو موسٹ پاپولر جو انویسٹمنٹ ہے وہ ہوتی ہے سیپ کے اندر ہے, کہ لوگ ریگولرلی انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں, جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ منتھلی آپ انویسٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کو جو اس کا ریٹرن مل رہا ہوتا ہے. یہ ہمارے پاس بھی آپشن اویلیبل ہے میدان میں, کہ کوئی اگر آپ فار ایگزامپل آپ چاہتے ہیں کہ جی سیلری کے ساتھ جو ہے آپ کی 5,000 روپے آپ کے مہینے کے جو کٹنا شروع ہو جائیں, تو وہ آپ کے کٹیں گے اور اس کے بعد آپ کی انویسٹمنٹ اسٹارٹ ہو جائے گی سپ کی. بلکہ سپ میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کو پتہ ہے کمپاؤنڈنگ کا افیکٹ ہے. کمپاؤنڈنگ کو تو کہتے ہیں آپ کو 8 ونڈر ہے بیسکلی. تو کمپاؤنڈنگ کا افیکٹ میں آپ کو اگر میں صرف نمبرز میں بات کروں, 1,000 روپے اگر کوئی ینگ جو ہے امپلائی وہ اگر 25 سال کی عمر میں 1,000 روپے سے اسٹارٹ کرے اپنا سپ پلان, 1,000 روپے مہینہ وہ انویسٹمنٹ اسٹارٹ کرے, تو ایٹ دا ایج آف 60 اگر ریٹرن اس کو 18% کا مل رہا ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے ویلیو کتنی ہے بنتی ہے. وہ میرے حساب سے اراؤنڈ 3.5 کروڑ روپے کی وہ انویسٹمنٹ ویلیو بن جاتی ہے, یعنی 35 ملین کی ود ان انویسٹمنٹ آف اونلی 1,000 روپیز. تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کمپاؤنڈنگ کا افیکٹ جو ہے وہ کتنا زیادہ ہے, جس میں آپ انفلیشن کو ایٹ لیسٹ بیٹ نہیں کر رہے, آپ کم سے کم جو ہے بریک ایون کرتے ہوئے چل رہے ہیں, لیکن لانگر رن میں جسٹ وتھ این اماؤنٹ آف 1,000 روپیز آپ کی ویلیو جو ہے وہ اراؤنڈ 35 ملین کی بن رہی ہے. تو یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ جو اوبیسلی میوچل فنڈ میں ایک مت یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس زیادہ میں اگر ایک مت کی بات کروں, ایک تو مت یہ ہے کہ جی صرف آپ جیسے میں نے اسٹارٹنگ میں بات کی اگر اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں تو پھر میوچل فنڈ میں جانا چاہیے. ایسا نہیں, میں نے آپ کو بتایا ڈفرینٹ آپشن اویلیبل ہیں, صرف اسٹاک کی نہیں ہے. اسی طرح کہ صرف آپ کے پاس بڑی اماؤنٹ ہوگی جب بھی آپ انویسٹمنٹ اسٹارٹ کریں, ایسا بھی نہیں ہے. آپ کو میں نے بتایا کہ 5,000 روپے سے اکاؤنٹ اوپن ہو جاتا ہے میوچل فنڈ کا, 1,000 روپیز سے اکاؤنٹ اوپن ہو جاتا ہے پینشن فنڈ کا. تو یہ ایک اس طرح کی چیز ہے جس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے اور اس میں ہمیں اویئرنیس کریٹ کرنا چاہیے. اوبویسلی آپ کی ایک بہت بڑی آڈینس ہے, لسنرز ہیں آپ کے, تو اس پلیٹ فارم بلکہ انفیکٹ آپ آلریڈی کر ہی رہے ہوتے ہیں. جو میں بھی آپ کا جو فین بنا ہوں اسی پرپز کی وجہ سے, جس طرح کی آپ اکانومی پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, انویسٹمنٹ پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, جو جنرلی اگر ہم دیکھیں پاکستان میں اس پہ کوئی بات کر نہیں رہا ہوتا. تو ہمیں اس کے اوپر کام کرنا چاہیے, ہمیں انویسٹمنٹ اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے. المیدان انویسٹمنٹ کے پلیٹ فارم سے ہم اپنا کام کر رہے ہیں, جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ جو اس وقت ہم کتنے بڑے پلیئر ہیں اور نمبر 1 کمپنی ہے, 350 بلین سے زیادہ ہم مینیج کر رہے ہیں. 28 ایئرز ہمیں اس وقت جو ہے سروسز کو پرووائڈ کرتے ہوئے ہو گئے. ہم نے اسٹارٹنگ میں بات کی تھی کہ اویلیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں, المیدان انویسٹمنٹ کی اراؤنڈ 23 اپنی اون برانچز ہیں نیشن وائڈ پاکستان کے اندر, کراچی, لاہور, اسلام آباد, ڈفرینٹ سٹیز کے اندر. اس کے علاوہ میزان بینک کی برانچز سے 900+ برانچز سے جو ہے پلیٹ فارم پہ یہ پروڈکٹ اویلیبل ہے. تو آپ وہاں سے بھی جا کے اپنی انویسٹمنٹ کا اسٹارٹ کر سکتے ہیں. ادروائز تو سب سے ایزی وے جو ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا ڈیجیٹل اکاؤنٹس کا, کہ ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو ہے آپ اپنا اوپن کر سکتے ہیں اور آپ کی انویسٹمنٹ کی جرنی اسٹارٹ ہو جائے گی. اس میں ریسنٹلی ہمیں
ان ٹرمز آف کمپنی میں اگر بات کروں الحمدللہ ابھی ریسنٹلی وی گاٹ این ایوارڈ فرام دا CFA دا بیسٹ ایسٹ مینجمنٹ کمپنی کا ایوارڈ ملا اور یہ سیکنڈ کنزیکیٹو ایئر ہے کہ جس میں المیزان انویسٹمنٹ جو ہے وہ سلیکٹ ہوا ہے فار دا بیسٹ ایسٹ مینجمنٹ کمپنی ایوارڈ. اور پھر ریسنٹلی ابھی انفیکٹ لاسٹ منتھ ہی ہمیں IFFSA سے بھی جو سری لنکا میں ہمیں ایوارڈ ملا, ہمارے CIO نے جا کے وہ ایوارڈ ریسیو کیا ہے. اور یہ بھی تو ڈفرینٹ, یہ میں آپ کو ریسنٹ ایوارڈس کی بات کر رہا ہوں, بٹ بیکاز آف دا پرفارمنس, بیکاز آف دی المیزان انویسٹمنٹ اسٹینڈنگ, ہمیں ڈفرینٹ ایوارڈ ڈفرینٹ ایئرس میں جو ملتے رہے ہیں. نہیں ظاہر ہے, آئی تھنک آپ نے جو یہ نمبرز بتائے ہیں, اور میں ابھی واقعی آئی واز جسٹ گوئنگ تھرو, شروع میں انہوں نے ذکر کیا کہ ہمارے ریجنل کمپیریٹرز پاکستان میں جو سیونگ کا کلچر ذرا کم ہے, آئی واز جسٹ گوئنگ تھرو دا انڈین نمبرز رائٹ ناؤ, اینڈ ان کے تو میوچل فنڈ کے نمبرز آر کریزی. آئی مین سیریسلی وی ہیو گاٹ سچ اے لانگ وے ٹو گو. میں ابھی ریسنٹ نمبرز دیکھ رہا تھا, 1.4 بلین کی اس وقت جو ہے پاپولیشن ہے انڈیا کی, اور آپ کو پتہ ہے جو میوچل فنڈ انویسٹر ہیں وہ کتنے, 3.5 کروڑ, 3.5 کروڑ جو ہے وہ میوچل فنڈ انویسٹر ہے. یو کین سی دا اویئرنیس لیول ایٹ انڈیا. جو اسٹاک مارکیٹ کے جو انویسٹرز ہیں وہ اراؤنڈ 7 سے 8 کروڑ ہیں. تو اس وقت تو روم فار گروتھ ان ٹرمز آف میوچل فنڈ انویسٹمنٹ, ان ٹرمز آف کیپٹل مارکیٹ انویسٹمنٹ وہ بہت زیادہ ہے, جس کے اوپر ہم اوبویسلی کام کر رہے ہیں اور ہمیں مزید کام کرنا ہے. دیکھیں وہی بات ہے کہ اسی جو آپ نے نمبرز بتائے ہیں طلحہ, اس کو دو طریقے سے, ایک تو ہم ڈپریشن میں چلے جائیں, او مائی گاڈ لک ایٹ دیئر نمبرز اینڈ آل. انڈین جنرلی ٹینڈ ٹو بی بیٹر سیورز دین پاکستان. اس وقت سچویشن کافی بدل گئی. ابھی میں ریسنٹلی نمبر دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کے پچھلے 50 سال میں the savings to GDP ratio has fallen to the lowest, جس میں کافی سارے لوگ کہتے ہیں کہ this is signaling towards imminent crisis in economic crisis جو آ سکتا ہے. لوگ کے ڈیٹ لیولز بڑھ رہے ہیں کیونکہ وہ لائف اسٹائل جس پہ انڈینز اب چلے گئے ہیں اس کو ان کو مینٹین کرنا مشکل ہو رہا ہے. بٹ پاکستان کے لیے دس از این اپرچونٹی, اے ہیوج اپرچونٹی فار کمپنیز لائک المیزان انویسٹمنٹ, کہ یار ابھی اتنی بڑی مارکیٹ مجھے کور کرنی ہے. ٹیل اس اباؤٹ, اگر آپ سے بھی پوچھوں یہ بات, ایون دو یہ تھوڑا سا آف ہو جائے, آپ کی اپنی ڈسٹریبیوشن اسٹریٹجی کیا ہے؟ لائک کتنی جگہوں پہ آپ کی پریزنس ہے؟ ڈو یو کور دیز اسمال کیش رچ ٹاؤنز لائک منڈی بہاؤدین, وہاں پہ کیا آپ کی اویلیبل ہے؟ کیا آپ میزان بینک کے نیٹ ورک کو ہی لیوریج کر رہے ہوتے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو ڈسٹریبیوٹ؟ دیکھیں اس میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہماری اپنی 25 برانچز ہیں. اب جو اپنے نان اربن سٹیز کی اگر ہم بات کریں, ایک تو دیکھیں اربن سٹیز ہیں نا, کراچی KLI کی اگر ہم بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں پنجاب میں ہمارے پاس بہاولپور میں ہماری اپنی المیزان انویسٹمنٹ کی برانچ ہے, گجرات میں ہماری انویسٹمنٹ کی برانچ ہے, ہماری گجرانوالہ میں برانچ ہے, سیالکوٹ میں برانچ ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں ادر دین میزان بینک پلیٹ فارم. میزان بینک کی پلیٹ فارم کی اوبیسلی ڈسٹریبیوشن وہ کافی واسٹ ہے, وہاں پہ تو اویلیبل ہے. ہماری اپنی ٹیم جو ہے وہ بھی اویلیبل ان ایریاز میں. انفیکٹ ہم پشاور میں بھی ہم اویلیبل ہیں, ہم ایبٹ آباد میں بھی اویلیبل ہیں. تو اوبیسلی پرپز یہی ہے کہ اپنی ریچ کو مزید ایکسپینڈ کیا جائے اور لوگوں تک اویئرنیس کریٹ کی جائے میوچل فنڈس کے پوائنٹ آف ویو سے, اور اس میں الحمدللہ ہم کامیابی سے جو ہے اس آبجیکٹیو کی طرف جو ہے ہم چل رہے ہیں. Absolutely. Thank you so much طلحہ. I think it was a very good conversation. اور ہمارے دوستوں کے بہت سارے سوالات اکثر میرے پاس میوچل فنڈز اور انویسٹمنٹس کے حوالے سے آتے ہیں. آنیسٹلی اسپیکنگ میں نے ابھی تک اپنی بھی ڈسکشنز میں, سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ, آپ نے اکنالج کیا اس بات کو اباؤٹ مائی ایفرٹس, جو میں تھوڑی بہت کوشش کر رہا ہوتا ہوں اباؤٹ لوگوں میں سیونگس کے حوالے سے انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے. لیکن پینشن فنڈ ایک ایسا ایریا جس کو میں نے ابھی تک آنیسٹلی ٹچ نہیں کیا تھا, بٹ ناؤ میری اپنی نالج میں اس میں کافی اضافہ ہوا ہے. All I have to say is keep up the good work and good luck to you all. Thank you Adil, take care. آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ جی. I hope you guys had good learning. میرے لیے بہت اچھی آج کے پروگرام میں جو ہے وہ لرننگ رہی آج کے اس ڈسکشن میں. ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے کچھ نئے ٹاپکس سیکھے, نئی چیزیں جانی. دس ٹائم اسپیسیفکلی اٹ واز اباؤٹ میوچل فنڈس. المیزان کے سینئر ایگزیکٹو ہمارے ساتھ موجود تھے. اور دیکھتے رہیے جی عدیل اظہر ٹاکس. اس کے علاوہ میرے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کرنا چاہیں تو کر سکیں. وی پٹ اپ اے لاٹ آف یوزفل اسٹف دیئر. سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ. انشاءاللہ آئی ول کیچ یو نیکسٹ ٹائم. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.